आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस के कुछ ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चंस के बारे में जो सोरासिस के हर पेशेंट के दिमाग में या जहन में आता है। हर पेशेंट को इन चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन होती है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि सोरासिस का मैनेजमेंट कह लीजिए या सोरासिस को ठीक करने का तरीका कह लीजिए, या ऐसी चीज़ें जो वो हर डॉक्टर से भी पूछना चाहता है और उनके मन में भी होता है सोरासिस आते ही बॉडी में कि ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे कहीं से मिल जाए। तो मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपसे डिस्कस करूंगी उन क्वेश्चंस के बारे में जो सोरासिस में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और हर पेशेंट के दिमाग में आते हैं अपने डॉक्टर से या अपने आसपास से जानने के लिए, और वो उन्हें ठीक करना चाहता है इन तरीकों से या इन क्वेश्चन के आंसर्स के जरिए से। साथ ही हम पेशेंट का इमेजेस देखेंगे जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीना ट्रीटमेंट लिया है और उनको जो था सोरासिस इस हद तक था कि उनका सोराटिक आर्थराइटिस तक बना हुआ था। उनके हाथ पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थी, उनके नेल्स खराब हो चुके थे और उनका जो सोरासिस था वो सोराटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया था और हड्डियों तक पहुंच गया था। और उनके हाथ पैर भी जो थे जिससे मैं कहूँगी शेप बदल गई थी या स्ट्रक्चर बदल गया था या बोन्स बदल गई थी। वो बेड पे ही रहते थे, ज़्यादा चल नहीं पाते थे, हिल नहीं पाते थे। लेकिन अब आप उनको देखेंगे, उनकी कंडीशन देखेंगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी उनको हंसते हुए देख के, उनको ठीक होते हुए देख के। अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीना उनका ट्रीटमेंट चला है और वो अब अपने आप डिपेंडेंट हैं, अपने काम खुद कर पा रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। सोराटिक आर्थराइटिस उनका ठीक होने लगा है या बहुत हद तक ठीक हो गया है और सोरासिस से वो रिकवर कर गए हैं। आपको ये पेशेंट को देख के एक स्माइल आएगी चेहरे पे और एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर आप पॉजिटिव हैं और अपना डॉक्टर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो सोरासिस को जड़ से ठीक किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे आपकी बोन्स डिफॉर्मिटी हो रही हो या सोराटिक आर्थराइटिस बन रहा हो। बट येस, सोरासिस क्योरेबल है, ठीक किया जा सकता है और सोरासिस पे विजय पाई जा सकती है। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, आप ये पेशेंट को देखिए और इनसे कॉन्फिडेंस लीजिए। साथ ही साथ ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हर सोरासिस के पेशेंट के दिमाग में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछता है ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ कि वो नहाने के टाइम पानी के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ करे जिससे उसका सोरासिस ठीक हो जाए। कुछ पेशेंट का ये मिथ है या जो वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनको लगता है कि एप्लीकेशन लगाने से या एप्लीकेबल क्रीम्स लगाने से या सोप महंगे यूज़ करने से या ऑइंटमेंट्स महंगे यूज़ करने से सोरासिस ठीक होता है, जबकि ये गलत है। सोरासिस एक अंदर से बीमारी आपकी उत्पन्न हो रही है, जनरेट हो रही है, जिसके स्किन सेल्स खुद ही को अटैक कर रहे हैं। तो सोरासिस को बाहर से ठीक करने के साथ साथ अंदर से ठीक करना भी ज़रूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, खुद को पहचाने, खुद की बॉडी को डिफेंड करे और सोरासिस को जड़ से ख़त्म करे। तो आपको कोई महंगे क्रीम्स या स्टीरॉइड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगे शैम्पूज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल बहुत ठंडे पानी से मत नहाइए क्योंकि अब सीज़न चेंज हो रहा है, ड्राइनेस उससे भी आती है। आप गुनगुने पानी से नहाइए, बहुत गर्म पानी से भी मत नहाइए। साथ में अगर आप कुछ नहीं भी लगाते हैं, कोई महंगा बॉडी वॉश, कोई महंगा शैम्पू या कुछ बहुत ही महंगे प्रोडक्ट्स आप नहीं भी यूज़ करते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल नीम का शैम्पू या नीम का साबुन भी यूज़ करते हैं या आप जॉनसन्स या बेबी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, तो भी आपका सोरासिस वहाँ से भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप नॉर्मल नीम के पत्तों को पानी में डाल के भी नहा सकते हैं जो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं और सोरासिस को वहीं से ठीक करना शुरू कर देते हैं।
नेक्स्ट जो पेशेंट के जहन में क्वेश्चन आता है, स्कैल्प सोरासिस के पेशेंट के जहन में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि उनका जो हेयर फॉल है वो किस वजह से हो रहा है, सोरासिस की वजह से आ रहा है या नॉर्मल वो हेयर फॉल की तरफ जा रहे हैं, बाल्डनेस की तरफ जा रहे हैं, गंजेपन की तरफ जा रहे हैं। इसका जो आंसर होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाता है। वेरी ऐसे कर जाता है, अगर पेशेंट के गुच्छा अगर बाहर आ रहा है, एक पैटर्न है हेयर फॉल होने का कि जहाँ पर सोरासिस का फ्लेक है या पैच है वहाँ से गुच्छा निकल रहा है, पूरा बंच निकल रहा है बालों का, तो वो सोरासिस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अदरवाइज हेयर फॉल होने के और भी बहुत रीजंस होते हैं। एक तो इम्यूनिटी वीक हो रही है ऑब्वियसली, इस वजह से भी हेयर फॉल होता है। आप ढंग से नरिशमेंट नहीं दे पाते, प्रोटीन नहीं ले पाते डाइट में। एक रीज़न होता है B12 का कम होना, एक रीज़न होता है फीमेल्स में PCOD साथ में पाया जाना या हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाना। एक फैक्टर होता है कि आपको जेनेटिकली ही ऐसा पैटर्न मिला है कि बहुत हेयर फॉल है। एक पैटर्न होता है कि लाइफस्टाइल, जगह, क्लाइमेट, पानी, डर्ट, जो भी डस्ट है उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है। तो वो देखना पड़ता है कि रीजंस कौन से हैं। बट अगर आपका फ्लेक के साथ या सोरासिस के पैच के साथ पूरा बालों का गुच्छा बाहर निकल रहा है या टूट रहा है या बाहर कॉम करते हुए आ रहा है, साथ में वो पैच भी है, सोरासिस के फ्लेक्स भी हैं, तो यस सोरासिस की वजह से वो हेयर फॉल बढ़ जाता है। बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको यहीं रोका जा सकता है। आपका जो हेयर फॉल है अगर सोरासिस की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, उसको वहीं पर कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेशेंट के जहन में ये चलता है कि अगर उसको सोरासिस है तो उनकी जनरेशन या उनके बच्चों में सोरासिस आगे कितना ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर मैं जेनेटिक लेवल पे बात करूं कि आपको सोरासिस हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सोरासिस हुआ है तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स को भी सोरासिस हुआ होगा, वो किसी भी वजह से ट्रिगर कर गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या ये सोरासिस आपके आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा या नहीं। तो किसी भी बीमारी जो जेनेटिकली कनेक्टेड होती है, जैसे डायबिटीज़ भी है, सोरासिस भी है, कैंसर भी है, उसके 50-50% चांसेस होते हैं आगे आपकी जनरेशन को इफेक्ट करने के लिए। अब वो कौन सी प्रोजेनी या कौन से बच्चे में, अगर सपोज 4 बच्चे हैं तो हो सकता है 4 में से 3 को हो या किसी एक ही को हो। कौन सा जीन डोमिनेंट कर रहा है, आपका जीन डोमिनेंट कर रहा है, आपके पार्टनर का जीन डोमिनेंट कर रहा है, कौन से क्रोमोसोम आगे डीएनए, कितना इन्फॉर्मेशन डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 50-50% चांसेस हो जाते हैं आगे आपकी जनरेशन में सोरासिस होने के, कि क्या उन्हें सोरासिस होगा या नहीं होगा। बट येस, अगर वो अपना लाइफस्टाइल ठीक करके रखते हैं, पता होते हुए कि हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, तो हो सकता है वो इससे बच जाएं। बट यहाँ पर चांसेस की अगर हम बात करें तो 50-50% चांस होता है, रेस्ट किस्मत है, जिसको जो होना है वो हो जाता है। नेक्स्ट पेशेंट ये पूछता है क्या स्ट्रेस, अल्कोहल इनटेक या नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने से सोरासिस बढ़ता है। द आंसर इज़ येस। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन डाइट आप ले रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सोरासिस बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस तो ऑब्वियसली कैटाकोलामाइन ज़्यादा रिलीज़ करता है जो इम्यूनिटी को फिर से वीक कर देता है। ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और वो सोरासिस बढ़ा देता है। अल्कोहल और नॉनवेज मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो कर देते हैं लिवर का। टॉक्सिन्स जहाँ एलिमिनेट होने चाहिए बॉडी से वो फिर से ब्लड में घूमते रहते हैं और ब्लड बॉडी में हर जगह है, तो यस सोरासिस बढ़ जाता है। तो आपको ये तीनों ही चीज़ें जितना हो सके उतना अवॉइड करनी है, जितना हो सके नहीं अवॉइड ही करनी है और अपने आप को सोरासिस फ्री रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि मॉइस्चराइज कैसे करना है। क्या हम बहुत महंगे ऑइंटमेंट्स लें? बहुत महंगे ऑइंटमेंट्स भी लगाते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सैलिसिलिक एसिड और स्टीरॉइड्स लगा रहे होते हैं, प्रोपाइलिक एसिड लगा रहे होते हैं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये नहीं भी लगाएंगे तो भी सोरासिस ठीक होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक नारियल का तेल लेना है, 2-3 पीसेस डालने हैं कपूर के, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और आपको मॉइस्चराइज़र की फॉर्म में यूज़ करना है। तो आपको स्किन मॉइस्चराइज करने के लिए सपोज़ आपने नारियल का तेल लिया है 100 ml, उसमें आप 4 से 5 कपूर के पीसेस क्रश करके उसमें डालो और अपनी बॉडी पे अप्लाई करो। उससे भी ड्राइनेस चली जाती है, सोरासिस ठीक भी होने लग जाता है और आपको खुजली में भी आराम आ जाता है। साथ ही साथ आप नमक भी छोड़ सकते हैं, उससे भी खुजली में बहुत आराम आता है। नमक से खुजली बढ़ जाती है बॉडी में। नोटिस किया होगा आपने, कोई भी स्पाइसी चीज़ खाते हो या नमक की चीज़ खाते हो तो बॉडी में बर्निंग होने लगती है या खुजली बढ़ने लगती है। तो आप ये चीज़ें भी कम करके खुजली और जलन सोरासिस में रोक सकते हैं।
नहीं तो आप नॉर्मल किसी भी मॉइस्चराइज़र से जो आपकी बॉडी को सूट करता हो उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही माइल्ड मॉइस्चराइज़र से आप नेचुरल मॉइस्चराइज़र से खुद को नरिश कर सकते हैं और मॉइस्चराइज कर सकते हैं। एंड पेशेंट के पास एक लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या हमें सनलाइट एक्सपोजर लेना चाहिए सोरासिस में या नहीं। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, सनलाइट एक्सपोजर अच्छा है, विटामिन डी के लिए सनलाइट अच्छी है, बट हम इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको हर टाइम सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती ऐसे एनवायरनमेंट में लेने के लिए। आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, अर्ली मॉर्निंग योगा करें सनलाइट में 6 o'clock 7 o'clock, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं एक्सपोजर। लेकिन आप हर टाइम सनलाइट एक्सपोजर नहीं ले सकते, उससे आपकी जलन, रैशेस, फ्लेक्स, उसमें खुजली बढ़ेगी सोरासिस में। तो मेक श्योर आप सनलाइट लेने के लिए या विटामिन डी को पूरा करने के लिए सिर्फ अर्ली मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं सनलाइट में, या योगा कर सकते हैं, या एक्सपोजर ले सकते हैं। पूरे दिन की धूप आप नहीं ले सकते, उससे आपका सोरासिस एग्रावेट होता है। सोरासिस को ठीक किया जा सकता है, सोरासिस क्योरेबल है। और यस, सोरासिस को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले पेशेंस, सब्र, आपका हेल्दी मेंटल हेल्थ, आपका डाइट के साथ लाइफस्टाइल भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और अपने डॉक्टर और ट्रीटमेंट पे विश्वास। अगर आप ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो आपका सोरासिस ठीक हो सकता है और सोरासिस पे आप विजयी पा सकते हैं। और अगर आपको सोरासिस की कोई भी समस्या है, कितने साल से भी पुराना सोरासिस है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, मेरे डॉक्टर्स की टीम से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपने सोरासिस का परमानेंट सोल्यूशन पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।